ट्वेल्थ चैप्टर नंबर 11। विगत क्लासों में 11.1 हमने समाप्त कर दिया है और आज हम 11.2 की शुरुआत करेंगे। 11.2 यानी 3D मतलब त्रिविमीय ज्यामिति। क्या है 3D? जैसे अगर हम बात करें कि 3D हमेशा अंतरिक्ष में बनता है, आप ये बात पहले से भी जानते हैं। और क्लास 11th में हमने आपको पढ़ाने का काम भी किया था कि एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक जेड एक्सिस होता है, 3 अक्ष होता है। और इसी बीच में 11.1 में हमने डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो भी निकालना सीख लिया है। और आज हम 3D 11.2 में क्या क्या समझना है, थोड़ा सा आप ध्यान दिए। थोड़ा किताब देखे बाबू, ध्यान दीजिएगा। क्या है 11.2 में? अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण हमें समझना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या समझना है बाबू मेरे? अंतरिक्ष में स्पेस में, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, ठीक है। समीकरण देखिए, इसको हम दो तरह से बता सकते हैं। एक तो पूरे डीप में जाकर एकदम कल्पना के आधार पर पढ़ाया जा सकता है, और एक होता है कि डायरेक्ट आपको हम फॉर्मूला समझा दें और वहां से आप हल कर लीजिएगा। बताइए इसमें से कैसे इसको सॉल्व करें? फॉर्मूला डायरेक्ट समझा दें या मेथड पूरा समझाएं? पूरा मेथड समझना चाहिएगा। चलिए ठीक, देखिए कि सर अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, यानी अब आप देखिए 2D में क्या होता है ना कि यदि रेखा का समीकरण निकालना है तो क्लास 11th में आपको हमने पढ़ाया है। रेखा का समीकरण इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। एक्स एक्सिस पर रेखा कटता है तो y बराबर mx माइनस md, y एक्सिस पर कटता है तो y बराबर mx प्लस c। ये हमने क्लास 11th में पढ़ाया था। यहां पे 3D में ही पढ़ना है, और वो भी क्या पढ़ना है बाबू? तो रेखा का समीकरण, लेकिन यहां पे क्या है कि अंतरिक्ष में पढ़ना है। और अंतरिक्ष में यानी 3D है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि यहां पे जब भी बात होगा तो x और y और z तीनों पे बात होगा। x, y और z हमने आपको पहले ही बता दिया है कि x i कैप प्लस y j कैप और प्लस में z k कैप होता है। इस बात को आप जानते हैं। यानी अंतरिक्ष में कहने का मतलब क्या है कि बाबू यहां पे हमें x, y और z 3D में पढ़ना है, यानी x, y और z तीनों का पॉइंट आपके पास दिया रहेगा। अब जानते हो यहां पे अंतरिक्ष में दो तरह से समीकरण मिलेंगे। जैसे रेखा का समीकरण है ना, तो दो तरह से पूछता है। जानते हो क्या? एक बाबू पूछेगा कि इसका सदिश समीकरण बताइए, यानी वेक्टर इक्वेशन पूछेगा, सदिश समीकरण बताइए। और एक यहीं से पूछता है कि कार्तीय समीकरण बताइए। सुनिएगा, कार्तीय समीकरण बताइए, यानी कार्टेशियन इक्वेशन। दो इक्वेशन पूछता है। सदिश समीकरण भी पूछ सकता है और कार्तीय समीकरण भी पूछ सकता है, यानी कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन दो पूछता है। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां पे एक तो बात आप समझ रहे होंगे कि सर अंतरिक्ष में हम पढ़ने वाले हैं, और क्या पढ़ने वाले हैं? रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण दो तरह से मिलेगा, सदिश समीकरण पूछेगा और कार्तीय समीकरण पूछेगा। बाबू यहां पे एक्स वाई जेड यानी एक्स आई वाई जे और प्लस जेड के आपके पास दिया रहेगा, या आपको निकालना है। ठीक है। अब देखिए, जब यहां से आगे बढ़ेंगे ना बाबू, यहां से आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या पढ़ना होगा कि एक सवाल यहीं पे हम देते हैं, समझाने का प्रयास करेंगे कि बाबू मेरे ध्यान देना, क्या दिए गए बिंदु ए से जाने वाली, देखो दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण। ध्यान से समझना बाबू, रेखा का समीकरण। ठीक,
देखो अब यहां पे सवाल जो दिया गया है, सवाल जो दिया गया है, ठीक है ना, सवाल जो दिया गया क्या लिखेंगे, सुनो, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण। मतलब समझ रहा है क्या, कि अगर यहां से अगर हम बात करते हैं तो पहले बात समझो, देखो ये एक रेखा है, ठीक है ना, जो बिंदु ए से जा रहा है, ये रेखा है जो बिंदु ए से जा रहा है, और ये रेखा जो है एक रेखा के पैरेलल है, और किस रेखा के पैरेलल की बात की जा रही है, तो बी के पैरेलल की बात की जा रही है, बी के वेक्टर बी के पैरेलल है। मतलब समझ में आ रहा है, मतलब क्या, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली, यानी ए से यह जा रहा है और ए से जा रहा है, तो इसको मान लेते हैं x1 या x y और मान लेते हैं, और वेक्टर बी है तो बी को क्या मान लेते हैं कि सर वेक्टर बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी। देखो सवाल समझना, तुमसे सवाल एकदम स्पष्टीकरण के साथ इसी तरह देगा कि एक बिंदु, कोई भी बिंदु दे देगा और कहेगा इसके पैरेलल जा रहा है, तो इसका समीकरण कैसे निकालोगे, पहले बात समझ, ठीक है। अब यहां से यदि हम इसे समझाना चाहें तो थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, आप ध्यान बहुत केंद्रित करके समझिएगा बाबू, ठीक है ना, नहीं तो डायरेक्ट हम इक्वेशन दे देते। देखो ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये हमारे पास z एक्सिस हो गया, ठीक है, z एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये मान लो हमारे पास x एक्सिस हो गया, ठीक है, x एक्सिस हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो कि बाबू मेरे कि यहां पे दो रेखा एक बिंदु से गुजर रहा है और एक के पैरेलल है। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि सर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक वेक्टर, ठीक, और यहां पे एक बिंदु दिया गया, जानते हो क्या, कि सर x y एंड z, और ये एक वेक्टर b है जो इसी के पैरेलल है, ठीक ना, वेक्टर b जो है इसी के पैरेलल है। तब कहेगा बताओ इस रेखा का समीकरण क्या बनेगा, अब तुम ही बताओ। ये ऑरिजिन पॉइंट है, क्या है O, और यदि हम यहां से इसको मिला दें, यहां से इसको मिला दें तो इसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर r कहते हैं, आपको पता है, ऑरिजिन पॉइंट से बिंदु की दूरी को r से डिनोट किया जाता है। अब यहां से वेक्टर r यदि हमें निकालना होगा तो क्या बनेगा, बताओ ना बाबू, बताओ, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप बन जाएगा, बोलो। जीरो क्या होगा, तो बाबू 0 0 0, अगर वेक्टर m बना दे तो x i y j नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दो बिंदुओं से वेक्टर का निर्माण करने के लिए ना फॉर्मूला बताएं जी, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो वेक्टर r आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दिए, ये जो a है ना, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं सर, कि इसको x1 y1 z1 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, a को यहां पे रहने देते हैं, इसको p मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, ध्यान दिए, इसको क्या मान लिए p, और यहां पे जो दिया गया है ना p, यहां पे बाबू हम a मान लेते हैं, और a का पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 z1, ताकि आपको समझ में आ जाए इसलिए कर रहे हैं, ठीक। तो ये r तो पता चल गया, अगर r निकाले तो ये हो गया। अब यहां से अगर इसको हम मिला दें तो इसका क्या नाम दे देते हैं, बताओ क्या नाम दे दें, r हो गया ना, क्या नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दिए ना, r p मान लेते, वेक्टर p मान लेते, वेक्टर p। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो अगर हम यहां से बात करें तो आपको हमने बताया है ना, क्या बताया था कि सर ये इस तरफ से जा रहा है, क्यों सर, क्योंकि वेक्टर भी इस तरफ से जा रहा है, दो को सेम डायरेक्शन होगा तो तीसरा अपोजिट हो जाएगा, बताए हुए है ना, बोलो बताएं कि दो को अगर सेम डायरेक्शन होगा तो तीसरा अपोजिट हो जाता है। तो इसे लिखना होगा तो क्या कहेंगे कि सर O से P वेक्टर प्लस P से, सॉरी A है ना, O से P और फिर A से, ये बिंदु P ही है जी, नहीं सुनिए ना, सुनिए, O से A गए, O से A गए प्लस A से P गए, A से P गए, तो किसके बराबर हमने दूरी तय किया, तो O से लेकर
पी के बराबर नहीं जी, ओ से लेकर दो को सेम डायरेक्शन, तीसरा अपोजिट हो जाता है। अब सब ओ से ए इसको क्या ले लेते हैं, इसको पी वेक्टर मत लीजिए, ए वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या ले लेते हैं बाबू, वेक्टर ए, यानी ये आपका हो गया ए वेक्टर प्लस ए पी। देखो ए से पी और ए से पी किसके पैरेलल है, बी का, तो बी हो सकता है बड़ा हो या छोटा हो, इसलिए लैम्डा से गुना कर देते ए वेक्टर बी इक्वल टू ओपी क्या है, वेक्टर आर। यानी अगर लिखना होगा तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, यही आपका फॉर्मूला बनता है। यदि आपसे कहा जाए कि एक बिंदु और एक वेक्टर बी के समानांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो याद कर लीजिएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। और ये जो आया है इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन कहेंगे, तो वेक्टर इक्वेशन, यानी वेक्टर इक्वेशन यानी इसको कहेंगे क्या, सदिश समीकरण। क्या बाबू, सदिश समीकरण, ठीक है ना। क्या कहेंगे, सदिश समीकरण। यहां तक में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब आते हैं क्रांतीय समीकरण पे कि क्रांतीय समीकरण कैसे निकलता है। देखो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी है ना बाबू, ठीक है। अब यहां से अगर हम आपसे पूछें कि आर क्या है, तो यहां पे आप ध्यान दोगे तो आर क्या है, देखो लिखे हुए हैं क्या है आर, कि सर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना बाबू, इक्वल टू वेक्टर ए क्या है, तो वेक्टर ए अगर निकालना होगा तो वेक्टर ए निकल जाएगा x1 माइनस 0, यानी लिखना होगा तो क्या कहेंगे कि सर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 ए कैप हो गया। और प्लस में लैम्डा वेक्टर बी, तो वेक्टर बी क्या है ये भी देख लिया जाए। वेक्टर बी क्या माने हुए हैं बाबू, ये माने हुए हैं, तो ध्यान दिएगा क्या लिखेंगे, a1 ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी, ठीक है। लेके इधर आ जाए तो क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप इक्वल टू लैम्डा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी। कोई दिक्कत बाबू मेरे, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप हो जाएगा। बोलो x1 आई कॉमन ले लिए हैं, y y1 j कॉमन, z माइनस z1 के कॉमन, और इक्वल टू लैम्डा वेक्टर सॉरी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और आपको तो हमने पढ़ाया कि सर हमेशा ध्यान में क्या आई कैप के बराबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा ए। क्यों सर, लैम्डा से तो गुना भी है ना। अब बताइए y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा बी और z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा सी, यानी x माइनस क्या लिखेंगे, x माइनस x1 बाई में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 बाई में b इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 बाई में c इक्वल टू लैम्डा। तीनों में लैम्डा ही है ना, तो क्या तीनों को हम बराबर नहीं लिख सकते हैं क्या बाबू, कि x माइनस x1 बाई में इक्वल टू y माइनस y1 बाई में b इक्वल टू z माइनस z1 बाई में c। तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, यानी क्रांतीय समीकरण। ये हो गया क्रांतीय समीकरण। क्रांतीय समीकरण में ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आई जे के कैप नहीं मिलेगा, लेकिन वेक्टर समीकरण जब भी आप निकालिएगा तो वहां पे आई जे के कैप आपको दिखाई देगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब इस पे एक सवाल आपकी किताब कहीं लेते हैं, क्या है ध्यान देना। देखो सवाल कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, बिंदु क्या है बाबू, 5 2 माइनस 4, 5 2 माइनस 4 से जाने
सदिश जाने वाली सदिश 3i+2j 3i+2j -8k कैप के समांतर रेखा का के समांतर रेखा का सदिश तथा क्रांतीय समीकरण ज्ञात करें। क्रांतीय समीकरण ज्ञात करें। देखो अब जो थ्योरी पढ़े हैं, देखो उसी से रिलेटेड निकला कि नहीं निकला। क्या है कि बिंदु इतना से जाने वाली सदिश इतना के समानांतर, ठीक ना। देखो अगर हम हल कर दें सदिश इतना से जाने वाली, सुनो पहली बात, यानी जहां से जाता है उसको ए मान लेते हैं, जैसे बात को समझिए, वही सवाल है। ये आपका हो गया बिंदु ए और ये दिया गया है 5 2 -4 से जाने वाली सदिश इतना के समानांतर, यानी एक वेक्टर बी भी दे दिया गया, क्या 3i+2j और -8k, ठीक है। कि रेखा का सदिश तथा क्रांतीय समीकरण निकालिए। अब बताओ वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर भी, यही ना फॉर्मूला भी बताए हैं बाबू, यही बताए। यानी वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a बोलो 5i+2j -4k हो जाएगा, और प्लस लैम्डा वेक्टर भी 3i+2j -8k कैप। बस बोलिए कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत? अब इसी से सवाल पूछ रहा है कि इसका क्रांतीय समीकरण भी बताइए। तो क्रांतीय समीकरण का भी अभी फॉर्मूला हम बता दें। क्या बताया है? x - x1/a इक्वल टू y - y1/b और इक्वल टू z - z1/c, यही बताया फॉर्मूला, मिला लो, यही है ना, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे x - x1 5, y में a 3 इक्वल टू y - y1 2, y में b यानी 2, z - z1 z और -4 लेते तो -+4 y में c यानी -8। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, अपने पे आंसर आ जाएगा, पूछो नहीं, बस इतना ही रख के छोड़ देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े ना। अब सवाल क्या है, अभी आपने समझा कि सर एक बिंदु, ठीक ना, बिंदु इतना से जाने वाले सदिश और इतना के समांतर रेखा का सदिश और क्रांतीय समीकरण, बिंदु इतना से, अभी यही सवाल बताएं क्या? हाँ ठीक है, सवाल तो दोनों एक ही है। चलो दो दिए गए बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण। अब देखो पहले क्या था कि एक बिंदु और एक वेक्टर बी के समानांतर था, लेकिन अब सवाल पलट दिया है, कह रहा है कि अगर दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछ दे तो क्या करेंगे। जैसे समझो आपके पास एक रेखा है, ये आपके पास एक रेखा है, और अब यह दो बिंदु से गुजर रहा है, ए से भी गुजर रहा है और बी से भी गुजर रहा है। जब बिंदु से गुजर रहा है तो x1 y1 z1, एक को बाबू x2 y2 और हो जाएगा। अब इसका समीकरण निकालना है कि बताइए इसका समीकरण क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, क्यों दिक्कत नहीं है? अभी हमने आपको बताया कि सर वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर, बता दिया, बोलो ठीक है। इसको विस्तार में उतारे, किसी पे फॉर्मूला पे समझा दें, इसी फॉर्मूला पे समझा देते हैं पहले, ठीक ना। इससे बेहतर होगा कि आप एगो फॉर्मूला याद कीजिएगा, उसी से आपका काम चल बन जाएगा, और नहीं तो फिर एगो और मेथड हम लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो वेक्टर आर लिख दिए इक्वल टू वेक्टर ए यानी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा। अब वेक्टर बी तो नहीं दिया गया है, दिया गया है क्या? नहीं दिया गया।
तो यहां से वेक्टर भी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 आई कैप, पता है ना जी, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1। सिंपल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर, देखो वेक्टर बी का बात यहां पे अगर ध्यान दोगे तो वेक्टर बी यहां पे दिया गया रहता था, दिया था ना जी, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे वेक्टर बी नहीं दिया गया तो हम निकाल लेंगे कि सर यहाँ ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो निकालना तो आसान है। कभी वेक्टर निकाला जाता है दो बिंदुओं से, तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। आया समझ में? बस यही करना है आपको, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां से फॉर्मूला अगर देखा जाए ना, तो वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कर देना, और इसी से आप कह सकते हो कि सर यह दो बिंदुओं से गुजरती हुई रेखा का समीकरण हो गया है। वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए, बी माइनस ए। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, अरे बाबू x2 माइनस x1 आई कैप है ना, तो हम इसको वेक्टर बी ये है, ए ये है, तो बी माइनस ए कर दें, क्या दिक्कत? ठीक है ना, हो जाएगा ना जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसी से क्रांतीय समीकरण भी पूछता है, तो चलिए इसी से हम क्रांतीय समीकरण भी आपको समझा देते हैं, सुनिएगा। देखो क्या निकाले, वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। एकदम सिंपल है, एक बिंदु रहेगा तो केवल वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, और दो बिंदु रहेगा तो वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस ए कर देना है। चलो देखो आर क्या होता है पता है आपको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इजकल टू ए क्या है, तो x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, काहे बात कर रहा है जी, प्लस लेमडा बी माइनस ए। तो देखो अभी बी माइनस ए निकाल के यहां पे रखे थे, x2 माइनस x1 आई कैप, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1। बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक है ना। अब ध्यान दो, देखो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, इसको लेके इधर आ जाए तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के माइनस x1 आई कैप माइनस y1 जे कैप माइनस z1 के कैप इजकल टू, ध्यान देना लेमडा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 सॉरी देखो लेमडा से सभी के साथ गुना कर दिए, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लेमडा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लेमडा z2 माइनस z1। हो गया। अब समझो यहां पे लिखना होगा तो x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इजकल टू क्या हो जाएगा, लेमडा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लेमडा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लेमडा z2 माइनस z1 के कैप हो जाएगा। सुनिएगा आई के बराबर तो x माइनस x1 इजकल टू, राइट, सुनिए x माइनस x1 इजकल टू लेमडा x2 माइनस x1 हो जाएगा ना। जे के बराबर y माइनस y1 इजकल टू लेमडा y2 माइनस y, के के बराबर तो क्या लिखेंगे, z माइनस z1 इजकल टू लेमडा z2 माइनस, सुनिएगा क्या लिखेंगे बाबू, x माइनस x1 बाई में x2 माइनस x1 इजकल टू लेमडा, y माइनस y1 बाई में y2 माइनस y1 इजकल टू लेमडा, z माइनस z1 बाई में z2 माइनस z1 इजकल टू लेमडा। क्या लिख सकते हैं बोलो, x माइनस x1 बाई में x2 माइनस x1 इजकल टू y माइनस y1 बाई में y2 माइनस y1 इजकल टू z माइनस z1 बाई में
Z2 माइनस Z1, और यही आपका क्या बनेगा, क्रांतीय समीकरण। बराबर लेमडा हट जाएगा, लेमडा बराबर है ना, क्या दिक्कत है क्या, काहे बराबर लेमडा लिखेंगे, ये लिख भी सकता, हमको चाहिए क्रांतीय समीकरण, लेमडा से क्या मतलब है। मान लो अगर हम कहते हैं कि A बराबर B और D बराबर B, C बराबर B, तो हम क्या लिखेंगे सर, A बराबर D बराबर C नहीं लिखेंगे, तीनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात रहा आपका, ठीक है ना। दो बिंदु से गुजरती हुई समीकरण का अगर वेक्टर इक्वेशन पूछेगा तो ये, और क्रांतीय पूछेगा तो ये। इसी पे एक एग्जांपल है, आप ही के किताब का एग्जांपल नंबर शायद 7 या 8 होगा, 7 है। देखो, बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो। देखो इधर राइट, ये तुम्हारे पास एक बिंदु हो गया, -1 0 2 और 3 4 6, ठीक ना। रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है, ध्यान दो। तो सदिश समीकरण के लिए फॉर्मूला वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B माइनस वेक्टर A, याद रहेगा ना जी। दो बिंदु से रहेगा तो ये, एक बिंदु से रहेगा तो केवल वेक्टर B विलुप्त हो जाता है। वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A -1i प्लस 0j और प्लस 2k, ठीक, और प्लस लैम्डा B माइनस A, 3 माइनस माइनस प्लस 4i कैप, और फिर क्या हो जाए, 4 में से 0 जाएगा तो 4j कैप, और 6 में से 2 जाएगा प्लस 4k कैप, यही आंसर। बस कॉन्सेप्ट समझाने में जो समय लगेगा लगेगा, नहीं तो सवाल में कोई जान नहीं रहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हाँ आ सकता है, नहीं है। देखिए, एक रेखा का क्रांतीय समीकरण इतना है तो इस रेखा का सदिश समीकरण बताइए। देखो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा, समझा है सब ना। x प्लस 3 बाई में 2, y माइनस 5 बाई में 4 इक्वल टू z प्लस 6 बाई में, ठीक। क्रांतीय समीकरण है, इसको वेक्टर इक्वेशन में बदलना है। बताओ कैसे बदलेंगे। हाँ डिलीट, चलिए बोलिए। अगर हम क्रांतीय समीकरण का फॉर्मूला बोलिए तो विकास क्या लिखवाए हैं, ककड़ी जैसे फाट जीवे, x माइनस x1 बाई में a इक्वल टू y माइनस y1 बाई में b इक्वल टू z माइनस z1 बाई में c। ये सब फॉर्मूला याद करने में दिक्कत है जी, ये खाली देख लेगा पसंद से ना। देखो ये क्या लिखवाए नहीं है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, नहीं लिखवाए हैं। चलो ध्यान दो, कहां पे थे जी, चलो ये हो गया। अब इन दोनों का तुलना करो, x प्लस में है ना तो ये -3 बाई में 2 इक्वल टू y माइनस 5 बाई में 4 इक्वल टू बराबर z माइनस 6 बाई में, कोई दिक्कत। अब तुमको तो ये पता होना चाहिए कि वेक्टर एक क्या है इसमें, बताओ। अब वेक्टर बी क्या है, तो ये ध्यान रखना, नीचे वाला जो होता है वेक्टर बी होता है 2i प्लस 4j और प्लस में 2k, और यहां पे ये जो x1 माइनस x1 y1 z1 ये वेक्टर ए होता है, तो -3i प्लस 5k और -6k। कर सदिश समीकरण, सदिश समीकरण वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर, यही ना होता है जी। तो लिखना होगा, तो वेक्टर r इक्वल टू क्या बनेगा, वेक्टर a का मान -3i प्लस 5j और -6k, और इधर में क्या है प्लस लैम्डा वेक्टर b क्या है 2i प्लस 4j प्लस 2k, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना। चलिए आगे एक सवाल, दो रेखाओं के बीच का कोण। अब देखिए,
दो रेखाओं के बीच का कोण अगर आपके समक्ष पूछ दे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान दिए। देखिए आपके समक्ष ये तो पता है कि सर वेक्टर आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1 और वेक्टर R1 कह देते हैं, R2 कह देते हैं, वेक्टर A2 प्लस लेमडा B2। ठीक, ये एनसीईआरटी में शायद हटा दिया गया है, हम देख नहीं, लेकिन हटा है, एंगल वाला है। चलो ठीक, R1 R2 दे दिया गया, ठीक है ना। और इनके बीच का एंगल पूछेगा तो बताओ, सुनो सुनो, एंगल यदि निकालना है तो हमें वेक्टर का होना जरूरी है, और ये पॉइंट का बतलाता है और ये वेक्टर बी बताता है। तो cos थीटा याद करो, डॉट प्रोडक्ट में आपको लिखवाए थे, cos थीटा इक्वल टू क्या, B1 डॉट B2। अब बाई में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। बताओ अगर कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो बोलो। B1 डॉट B2 वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, ए का कोई इसमें जरूरत नहीं। इसी बात को ऐसे भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, cos थीटा इक्वल टू, जानते हो B1 क्या है बताओ, B1 क्या कहलाता है तो बाबू मेरे A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। वेक्टर B2 क्या कहलाता है तो बाबू मेरे A2 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है ना। अब ध्यान दो, कहीं कहीं आपको मिलेगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2। कैसे सर, डॉट प्रोडक्ट अगर निकालिएगा तो इसी तरह से होता है, A1 इंटू A2, फिर क्या लिख दिए, B1 इंटू B2 नहीं, A1 A2 A3। गलत मान लिए हैं, इसमें मान लेते हैं क्या, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। देखो A1 इंटू A2, A1 इंटू B1, A1 A2 A3, B1 B2 B3। तो क्या हो जाए, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3। बाई में B1 का मैग्नीट्यूड रूट में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इंटू B का मैग्नीट्यूड B2 का, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक सवाल आपको ये दिया गया, इनके बीच का एंगल निकालना है, उम्मीद करता हूं बन जाएगा। देखो ये दिया गया, लेमडा के साथ जो गुना होता है वही वेक्टर बी बनता है, यानी अगर हमें कहना होगा तो B1 क्या बनेगा बताओ, B1 क्या बनेगा जी, बोलबे नहीं करेगा सर, आई कैप प्लस 2j प्लस 2k। अच्छा B2 क्या बनेगा, 3i प्लस 2j प्लस 6k। हो गया। अब cos थीटा यदि निकालना है, cos थीटा तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख दें, A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3, और बाई में A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर ना, A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या बना बाबू, cos थीटा। यानी cos थीटा इक्वल टू A1 1 इंटू 3 प्लस 2 दूनी का 4, A3 6 दूनी का 12, बाई में रूट में डायरेक्ट लिख दे बाबू। चलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। क्या लिख सकते हैं कि बाबू मेरे cos थीटा इक्वल टू 12 4 16 17 18 19, बाई में 4 दूनी 8 1 9 3 डायरेक्ट लिख दें। चलो 36 4 40 तो 49, 7 लिख दें रूट से बाहर निकाल के, यानी थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ ये आज का क्लास समझ में आया कि नहीं, 3D उससे क्या दिक्कत, लेमडा दे देगा, म्यू दे देगा, थीटा दे देगा, बीटा दे देगा, आपका फॉर्म इसी फॉर्म में ना होना चाहिए, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ये पहचान देता है कि लेमडा के साथ जो गुना में वो बी। अब लेमडा एक ही सवाल में 2 बार लेमडा तो देगा नहीं, तो लेमडा दे देगा, म्यू दे देगा, थीटा दे देगा, बीटा दे देगा, अल्फा दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फा भी अगर लिख दे, कोई ऐसे कह दे
कि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस अल्फा वेक्टर बी, तो कहेगा ये गलत है। बात तो वही है, लेमडा के जगह पे आपका अल्फा दे दिया गया, ठीक है ना। यहां तक एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही पर रखते हैं। कल इसके बाद छोटा सा एक और है, दो रेखाओं के बीच की दूरी, और वो दूरी बताने के साथ ही आपका 11.2 समाप्त हो जाए। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।